गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप लोग जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आखिर दिन आ गया। जो आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से कि यूपी होमगार्ड का भर्ती कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और आपको जैसे कि पता है कि अब इसका भर्ती बहुत मतलब जल्दी पूरा भी कर लिया जाएगा। जैसे भर्ती आया है, आपको अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया और देखिए 18 नवंबर से आपका फॉर्म भी डलना शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ये पता होगा, जो चूँकि आप लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे तो आप लोग डेली ये देखते थे कि कब आ गया कब आ गया कब आ गया। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फाइनली भर्ती आ गया है, और अच्छा खासा भर्ती जिसको बोलते हैं समस्त जनपद में, जिसको सारा मतलब बोल सकते हैं सारे ज़िले में, 75 ज़िले में, जनपद में जिलों को बोल रहा हूँ, 75 ज़िले में आ गया है। और टोटल जो भर्ती है वो अच्छा खासा 41,424 41,424 वैकेंसीज हैं। 41,424 41,424 वैकेंसी हैं। ठीक है। और अब पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ जो मैं पहले से इसका समरी बना के रखा हुआ हूँ, चूँकि वीडियो में इसको कुछ दिन पहले ही बना लेता, लेकिन मैं सोच रहा था कि पूरा जब तक नोटिफिकेशन 71 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसको जब तक मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, पूरा इसका जिस्ट निकाल लूँगा नहीं, पूरा नोट डाउन नहीं करूँगा, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। इसलिए मुझे टाइम भी लग गया। ठीक है। तो सबसे पहले कि 41,424 पदों का भर्ती है। और सबसे पहले तो वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतन ऐसा नहीं है, इसमें प्रतिदिन ड्यूटी के हिसाब से आपका सैलरी बनता है। प्रतिदिन आपको ड्यूटी है उस हिसाब से आपको भत्ता दिया जाता है। आपको देखे होंगे लिखा है यहाँ पे कि 600 रुपया, यहाँ आपको दिख रहा है कि 600 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 600 रुपया ड्यूटी भत्ता। ठीक है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ठीक है, आपको अगर मैं ऐसे बता दूं तो आपको एवरेज अगर बोलूं, ऐसे में बता देता हूँ। यहाँ देखिए एवरेज 960 रुपये आपका डेली मिलता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे बोलूँ तो 960 रुपये आपका एवरेज बन जाता है, लेकिन ये वैरी करता है। 960 मतलब कहीं 930 भी है, कहीं 940 भी है। मान लीजिए कि आप वाराणसी से हैं, ठीक है, और आपका बगल का जिला मान लीजिए आपका गोरखपुर दे दिया, मान लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए गोरखपुर के हैं, आपका मऊ दे दिया, आपका बस्ती दे दिया। ठीक है, तो बाहर के ज़िले में जो है वहाँ आपका बहुत शानदार बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ कितना बनता है। आपको वहाँ 1,050 रुपया बन जाता है डेली का। जो मैं 960 बताया तो 1,050 बन जाता है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा बनता है अगर आप डायल 112, आप देखते होंगे यूपी में घूमते रहता है गाड़ी डायल 112 डायल 112 वाला, जो तुरंत मतलब रिएक्शन आता है उसका, जैसे आप कॉल करेंगे उस पर तो 1,080 बनता है। उस पर मैं आपको बताऊं तो उस पर आपका एक दिन का 1,080 रुपया बनता है। 1,080 अगर इसको आप मैं 30 से करता हूँ तो ये लगभग हो गया 32,400। ये लगभग हो गया 32,400। तो इसको अच्छा खासा आप सैलरी बोल सकते हैं। अगर आप इसमें बोलेंगे तो एम टी एस एल डी सी के बराबर ये सैलरी हो गया। एल डी सी से एल डी सी का भी अगर जो जब शुरुआत में एल डी सी ज्वाइन करते हैं तभी पड़ता है, ये आपका लेवल 2 से ज़्यादा का सैलरी बन रहा है। ठीक है, और ये तो है सैलरी का। जब तक इसमें ज्वाइनिंग होगा तब तक हो सकता है लेवल 8, जो 8वां वेतन आयोग है उसका रिकमेंडेशन आ जाए, तो हो सकता है जब अब तक ज्वाइनिंग हो तो ये जो मैं 1,000 950 जो एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है ये 1,500 हो जाए। तो सोच रहे हैं आपका लगभग 45,000 रुपया सैलरी बनेगा, बेसिक 45,000। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका हो सकता है महीना 45,000 रुपया बने। और चूंकि अभी फॉर्म आया है, अभी तो इसमें बहुत सारा प्रोसीजर, अभी तो आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आप फिजिकल के लिए अप्लाई करें, फिजिकल के लिए जो आपका होता है प्रोसीजर वो होगा। उसके बाद तो रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगा ना। तो आइए पहले एक बार शुरू से डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, वैकेंसी इसमें 41,424 है। आपको मान लीजिए कि यहाँ यहाँ से फॉर्म आया है। ठीक है, आपको मैं यहाँ दिखाया था आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1232। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मान लीजिए वैकेंसी आया है अलीगढ़, एट्टा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं। ठीक है, इतना जहाँ पे है इतना वैकेंसी सारा लिखा हुआ है डिटेल्स। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आगरा के हैं तो आप आगरा में ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जनपद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कासगंज के हैं तो कासगंज में अप्लाई करेंगे, पीलीभीत के हैं तो पीलीभीत में ही करेंगे, हापुड़ के हैं तो हापुड़ में, संभल के हैं तो संभल के, बाराबंकी बाराबंकी, ऐसे जो भी है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ के हैं, महोबा के हैं तो महोबा में ही कर सकते हैं। आप जहाँ जिस जनपद के आप निवासी हैं उसी में कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 10th का सर्टिफिकेट, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप पहले से पास होने चाहिए। जैसे अभी इस साल भी कोई बच्चा परीक्षा देगा, अपीयरिंग होगा, ठीक है, तो उसका मान्य नहीं होगा। पहले ही इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अपीयरिंग बच्चों का हम मान्य नहीं करेंगे। आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए,
तभी वो मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। तो जो अपियरिंग है प्लीज़ वो इसको इग्नोर कर दें, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुआ। फॉर्म का जो डेट है, फॉर्म 18 नवंबर से डलना शुरू हो गया है। ठीक है, वो देखिए दिनांक 18 नवंबर को आया हुआ है नोटिफिकेशन, और 18 नवंबर से फॉर्म डालना शुरू भी हो गया। ठीक है, ये सब वही डिटेल्स है, इसमें सब रिजर्वेशन की बात की गई है। ये मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा आपका सारा चीज़ आपको मैं। ठीक है, देखिए, और हाँ एक जो चीज़ बता देता हूँ, इसमें दिव्यांग लोग को परमिशन नहीं दिया गया अप्लाई करने के लिए, मतलब दिव्यांग लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक इसका डेट है, पर देख लीजिए 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक इसका डेट है। फी जमा करने का भी डेट यही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे फी आप जमा कर दिए हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी आ रहा है, तो उसके समायोजन का डेट जो है वो 2 दिन और एक्सटेंशन रखा गया, मतलब 1820 में रखा गया है। ठीक है, मतलब आप जो एक्सटेंशन दिया जाता है ना, जो फ़ी जमा करने का जो है, उसी का है कि आप 18 से 20 उसको कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो आपका। ठीक है, आपका सबसे पहला कंडीशन है कि आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो है फॉर्म भरने का वो भर सकते हैं। ठीक है, एक बार फ़ी का बात करेंगे तो सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर जो आते हैं, सामान्य में भी आते हैं, सामान्य के ही जो एक्सटेंशन है EWS उसी में बुक कर सकते हैं, और OBC इनका फ़ी रखा हुआ है 400 रुपये, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं इनके अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया है। ठीक है, राष्ट्रीयता ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो भारत के नागरिक हों, और ये तो आप तो हैं ही शैक्षिक अर्हता में को बता दिया ये चीज़। ठीक है, इसमें यह है कि एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आप यहाँ पे पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, देखिए एपियरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, आपको जो मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जानना आप लोग को जरूरी भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, ये है कि जो एनसीसी, जैसे एनसीसी का बहुत लोग ट्रेनिंग किए रहते हैं, जो बहुत स्काउट गाइड में एनसीसी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बचपन में, मतलब जिसको शौक रहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, तो एनसीसी वगैरह का ट्रेनिंग किया करते हैं, जिसमें वॉलंटरली आप सर्विस देते हैं कहीं कहीं, जहाँ पुलिस की ज़रूरत होती है वहाँ आप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखे होंगे एनसीसी प्रमाण पत्र धारक में जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 3 अंक दिया जाएगा, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 अंक दिया जाएगा, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और भारत स्काउट एवं गाइड प्रमाण पत्र के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए यहाँ से। एनसीसी में 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है, CBA या ABC, तो ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और इंडियन स्काउट एंड गाइड में उसमें 1 अंक ही है, फिर पक्की बात है, उसमें 1 अंक पक्का है, पहले ही से फिक्स है। अब एक चीज़ जो 2 नंबर पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि आपदा मित्र प्रशिक्षण अगर आप किए हैं यूपी में, देखिए UPSDMA में, जो उत्तर प्रदेश का है, यूपी में UPSDMA में किए हैं, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण अगर आप लिए हैं और आपको सर्टिफिकेट उसका मिला हुआ है, तो आपको 3 नंबर मिलेगा, जो कि एनसीसी के सी पत्रधारक के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम होना चाहिए। और एक और ये 3 नंबर पॉइंट पे भी देख लीजिएगा कि अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिए वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति के अधिमानी अर्हता दिए गए अंकों के साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। ये देखिए, अगर आपके पास 4 व्हीलर का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं, ठीक है, तो इनके बावजूद इतना अंक मिलने के जो ऊपर का है एलिजिबिलिटी के बाद आपको 1 अंक अलग से दिया जाएगा, 1 अंक उसके लिए अलग से दिया जाएगा, वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको फर्जी बनवा लें, ऐसे नहीं, वो आपको चेकिंग में फिर पकड़े जाइएगा, फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी आपका जो है। तो इसलिए आप अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि जो रिटन एग्जाम है, जो MCQ है, उसी में हम नंबर लेके आएँ। ठीक है, एज की जो बात है वो 18 से 30 है, और 30 में है तो ये तो आपको बता दे रहा हूँ कि 18 से 30 है, लेकिन आपको पता है कि इसमें रिलैक्सेशन जो मिलता है, क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है वो एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो है, इसमें OBC को भी और SC को भी ST को भी, तीनों को 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है कि सबको बराबर ही दिया जाए, OBC का 3 साल होता है और सबका, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ सब लिखा हुआ है कि सबको यहाँ पे बराबर ही दिया गया है, सबको यहाँ पे
जितना मैं बता रहा हूँ कि 5-5 साल ही दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ देख लीजिए। अनुसूचित जाति 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष और पिछड़ा वर्ग भी 5 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और रिजर्वेशन की जो बात है आपको पता है कि SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% और EWS को 10% रिजर्वेशन जो है वो है ही। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ जाए क्षैतिज आरक्षण जिसको बोलते हैं। तो अगर स्वतंत्रता सेनानी की अगर आप डिपेंडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, रहने का मतलब वो हो गया कि अगर आप मतलब अब रहने में इसमें कंडीशन लगाया हुआ है, रहने में वो कंडीशन लगाया हुआ है, तो उस पर आपको 2% का सीट आरक्षण कर दिया, पहले से ही फिक्स कर दिया गया। 2% आरक्षण मतलब अगर 41,424 है तो लगभग लगभग अगर बोलूँ तो 800 से ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, मतलब 800 इन पहले से इनको वो कर दिया गया। लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो देना है उस पर DM का सिग्नेचर होना चाहिए, आपको ये दिखाने के लिए कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित हूँ। वो जो सर्टिफिकेट है उस पर DM का हस्ताक्षर होने से तभी वो मान्य होगा, मतलब DM द्वारा वो जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक का मतलब होता है मान लीजिए आप खुद ही पहले सैनिक में काम किए हों। ठीक है, जिसको एक्स सर्विस मैन बोला जाता है, खुद ही आर्मी में रहे हों, खुद ही मिलिट्री में रहे हों, तो आपके लिए 5% का आरक्षण है। ठीक है, और इसमें 3% का आयु सीमा में छूट दिया जाता है, मतलब आपको 5% का आरक्षण तो है ही, साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो बात आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक से ही आपको समझा पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी आपको लाभ लेना है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना है, ये बात तो बताने वाली बात है कि अगर आप SC का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको SC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ST का लाभ लेना चाहते हैं तो ST का सर्टिफिकेट, जिसको जो जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आते हैं तो उसके लिए भी आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही होगा। ठीक है, ये बात एक बार देख लीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी आपको, जैसे अगर आपको ये क्लेम कर रहे हैं, जैसे आप यूपी के हैं तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे ना, यूपी से बाहर के हैं तब तो आप नहीं ले पाएंगे। ये आश्रित का डेफिनीशन एक बार देख लीजिए, आश्रित की परिभाषा यहाँ समझाया गया है। ठीक है, जिसने वीर गति प्राप्त की हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका बात हो रहा है, तो जो सेनानी होंगे वो वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे, मतलब वो देश के लिए शहीद हुए होंगे, या जो नज़रबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, मतलब उनको जेल में बंदी किया गया हो 3 महीने के लिए। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो गोली से घायल हुआ है, जो फरार घोषित किया गया हो, मतलब उस समय जो फरार घोषित किया गया हो, जो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, जिसने गांधी समझौते के अधीन रिहा किया गया हो, ये सब है, ये सब चीज़ें जो आपको। भूतपूर्व सैनिक का भी यही है कि अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा में सेवानिवृत्त हुआ हो। ठीक है, तो ये बात मुझे लग रहा है कि जो भी है मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी इसको अपलोड भी करूंगा इसको, अगर पॉसिबल होगा तो, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। ठीक है, इसके सबसे पहले अब इसमें सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें सिलेबस में है क्या एक बार, क्योंकि वो जानना जरूरी है ना कि क्या है वो सिलेबस में। देखिए पेज नंबर 29 पे सिलेबस है, मैं लिख के रखा हूँ वो सारा चीज़, ये लीजिए, यही सिलेबस है। देखिए 100 क्वेश्चन होगा और 100 अंक का ही होगा। एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन वैकल्पिक होगा। 100 में आपका ABCD करके 4 विकल्प होंगे और चारों में से आपको एक को चुनना होगा, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम है इसमें और एग्जाम में भी टाइम है, तो आप इसका प्रिपरेशन चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ, कहीं किसी भी स्टेज पे अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ, या तो फिजिकल में आपको दिक्कत है, सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान में देखिए इसमें मैथ्स रीजनिंग का कोई बात नहीं है, आप एक बार देख भी लीजिए, मैथ्स रीजनिंग का कोई बात नहीं है। सामान्य ज्ञान जो बोलते हैं वही है, सामान्य ज्ञान जिसमें साइंस भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, इतिहास, संविधान जिसको कि पॉलिटी हम लोग बोलते हैं जिसको, ठीक है, और अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, संस्कृति कल्चर हो गया, इसमें भारतीय कृषि एग्रीकल्चर हो गया, वाणिज्य एवं व्यापार कॉमर्स और ट्रेड बोलते हैं, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, पर्यावरण एवं नगरीकरण, तो पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट हो गया, नगरीकरण का मतलब हो गया क्या आपका जो शहर, जो मतलब गांव से शहर बनाया जाता है उस प्रोसेस को नगरीकरण बोलते हैं, मतलब जो गांव है और उसको वो किया जाता है, एक्सटेंशन किया जाता है उसको। भारत का भूगोल है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा संस्कृति। अब देखिए
उत्तर प्रदेश का पेपर है और उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको उत्तर प्रदेश का जीके भी कुछ आपको पढ़ के जाना है, जो कि आपको इसमें कोई फिर आगे दिक्कत नहीं हो कि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ गया मैं कर नहीं पाया। और इतना डिटेल्स, मतलब इनको धन्यवाद हम लोग को बोलना चाहिए कि इतना डिटेलिंग ये सिलेबस लिख के दिए हैं, वरना लोग लिख देते हैं सामान्य ज्ञान, अब उससे बच्चे समझते रहिए अभी आपको क्या पढ़ना है। ये बहुत डिटेल में लिखे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाला मतलब जो भी जीके है, जैसे उत्तर प्रदेश का आपका ज्योग्राफी क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का कल्चर क्या रहा है, खेल पुरस्कार में क्या है, उसका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, जो भी है। और चूंकि पुलिस प्रशासन का पेपर है, तो पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो आपको जानना ही है कि व्यवस्था कैसे चलता है। उसमें सारा क्वेश्चन वैकल्पिक होगा, लेकिन आपको OMR में सीट में भरना होगा ये चीज़, ठीक है। नेचुरल फेनोमेनन जैसे लिखा गया, विकास के प्रयास पर महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह। एक चीज़ और देख लीजिएगा, ठीक है, ये जो इसमें करंट अफेयर्स पक्का ही आता है, करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय लिखा हुआ है, ठीक है। समसामयिक मतलब यही करंट अफेयर्स, ठीक है, जो अभी चल रहा है, तो करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको कम से कम आपको बेसिक जानकारी में सारा दे चुका हूँ कि क्या है इस वीडियो में, ठीक है। अब रहा बात फिजिकल का, क्योंकि ये क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल करना है, ठीक है। तो फिजिकल करना है, तो मैं फिजिकल वैसे भी बता देता हूँ, जो मोटा मोटी जिसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ फिजिकल क्या होता है। उसके पहले एक बार ये बता देता हूँ कि UP, देखिए एक बार दिखा देता हूँ, UPP B, देखिए एक बार अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। UPPBPB.gov.in, इस पर आप OTR करेंगे, फिर उसके बाद से आपको जैसे जैसा आगे आपको आएगा वैसे वैसे आगे आगे करते जाना है। मतलब उसके बाद फॉर्म डालना है, मतलब OTR के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने का प्रोसीजर ये है कि आपको फ़ोटो जो है वो ये वेब कैम से, जिसको हम लोग सेल्फी जैसे लेते हैं ना, वैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपको पेपर पे करके और स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। और डिजी लॉकर के माध्यम से, थ्रू डिजी लॉकर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और डिजी लॉकर में आपको रजिस्टर करना है अपने आधार के थ्रू। मैं बता देता हूँ, डिजी लॉकर आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आपको आधार के थ्रू रजिस्टर करना है। और डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट है, आपका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है, आपका लिए EWS का प्रमाण पत्र है, जो भी है आपके पास, ये OBC का प्रमाण पत्र है, सब कुछ आपको इसी के थ्रू अपलोड करना है। तो डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और आपको ये जो बताया हूँ, और एक चीज़ यहाँ दिया हुआ देख लीजिए कि यहाँ पे आधार के बारे में, आधार कार्ड डेटा उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा लें। अपडेट कराने संबंधी सूचना देखिए bhuvan.nrsc.gov.in/आधार पर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो डिटेल आपको पूरा इसमें सब कुछ अच्छे से दे रखा है। तो ये करने के बाद आपको बता दिया क्या करना है। सत्यापन है डिजी लॉकर अकाउंट, जो मैं बताया हूँ वही चीज़ में लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है वही वेबकैम से, ठीक है। फोटो आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, सिग्नेचर आपको पेपर पे करके स्कैन करके डालना है, और डिजी लॉकर के थ्रू आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको रिटन एग्जाम की सारी जानकारी यहाँ तक दे चुका हूँ, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिजिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये होने के बाद से हम लोग फिजिकल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल की अगर बात कर लेते हैं, तो फिजिकल में क्या रखे हैं कि फिजिकल में मेल और फीमेल का आपको पता है अलग अलग होता है, और मेल फीमेल में उसके बाद से इसमें भी रिजर्वेशन होता है। चूँकि जनरल, OBC और SC मेल की, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, पहले पुरुष की बात कर रहा हूँ। जनरल, OBC और SC, देख लीजिए SC भी इसी में आएगा। इनका हाइट 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर चाहिए। जनरल, OBC और SC इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए। ST के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हाइट की बात। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, SC मेल की बात कर रहा हूँ। 79 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और फुला के 84 होना चाहिए। और ST के लिए 77 होना चाहिए, और फुला के 82 होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि फूलना ही चाहिए। फिर बता देता हूँ, 79 से 84 होना चाहिए जनरल, OBC, SC, और 77 से 82 होना चाहिए ST, 77 से 82। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर दौड़ना है 28 मिनट में। पुरुषों के लिए 4800 मीटर का दौड़ है 28 मिनट में। मतलब आप 5-5 किलोमीटर दौड़ने का कोशिश करें कि आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं 28 मिनट में, 25 मिनट में, तब जाके वहाँ आप इजीली क्वालिफाई करेंगे। दौड़ का प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना है,
बाद में के भरोसे नहीं बैठना है आपको कि मैं पीटी निकाल लूँगा, मैं रिटर्न निकाल लूँगा तब दौड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको ये इसके भरोसा नहीं, आपको दौड़ना शुरू से अभी से कर देना है, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की जो हाइट है 152 है जनरल ओबीसी एससी के लिए, 147 है 147 है एसटी के लिए। और महिलाओं में वेट की जो बात है, महिलाओं का मिनिमम वजन जो 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के दौड़ने की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर दौड़ना है महिलाओं को 16 मिनट में, 2400 मीटर 16 मिनट में, ठीक है। तो आपको फिजिकल की बात होगी। और आपको मैं सिलेबस यहाँ दिखा ही दिया हूँ, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा आपको सिलेबस का भी टेंशन लेना है। मैं सारी बातें उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सारी बातें आपको क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई डाउट आपको छोड़ दिया हूँ, मैं आपको सारी बातें नहीं समझा पाया हूँ, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। उससे भी नहीं होगा, मैं दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आपका जो भी बात है अपना कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में सारी जानकारी आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए सरकारी गाइड को। थैंक यू।